सो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड विद द बॉयल्स लॉ इन द लास्ट क्लास। तो अब हम लोग गैस लॉ के एक और नए लॉ को करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ की जो कहानी है वो सिर्फ चार्ल्स की अकेले की नहीं है। चार्ल्स और ले-ल्यूसैक लॉ ने हमारे पास कुछ अलग अलग चीजें डिस्कवर करी, यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीजें डिस्कवर करी। हालांकि जो उन्होंने चीजें डिस्कवर करी थी उसका हम लोगों को जब इक्वेशंस करेंगे तब काम यूज नहीं आएगा, तब हम लोगों को क्या यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इन दोनों की स्टेटमेंट क्या थी और हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है उस चीज को समझ लेते हैं पहले एक बार। इन्होंने कहा कि हमारे पास जब भी कहानी आएगी वॉल्यूम और टेम्परेचर की, जिस समय पर प्रेशर क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा, उस समय की बात मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या कांस्टेंट रखा जाएगा इस बार? प्रेशर। देखो जब हमने बॉयल्स लॉ की बात करी तब हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या रखने वाले हैं कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट रखने वाले हैं। उससे पहले आप एनसीईआरटी की एक लाइन देखिए, देयर इन्वेस्टिगेशन शोज दैट, थर्ड लाइन, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। यानी कि वॉल्यूम का सीधा सीधा इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ बढ़ रहा था और घटाने के साथ घट रहा था। तो इस पर उन्होंने क्या कहा, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 1/273। क्या बोला? फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इतने से हमारे पास वॉल्यूम बढ़ा ओरिजिनल वॉल्यूम पे 1/273 टाइम्स से। अब देखो ईच डिग्री का मतलब हमारे पास 1 डिग्री हो गया, अगर t डिग्री का तो t/273 टाइम्स बढ़ेगा, राइट। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि लेट से 0 डिग्री पर, यानी कि जब मेरे पास कोई भी चीज 0 डिग्री पर थी, लेट से मेरा वॉल्यूम v0 था, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं मेरा वॉल्यूम v टाइम्स t पे कितना होगा, तो इस लॉ के हिसाब से इन्होंने कहा था जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ओरिजिनल से आपके पास टेम्परेचर का 273 टाइम्स है। भाई ओरिजिनल का 1/273 बचेगा, यानी कि यही तो हो गया ओरिजिनल। ओरिजिनल तो हमारे पास v0 है एट टाइम t = 0। भाई मैं कह रहा हूं मेरे पास दो टेम्परेचर हैं, एक टाइम t = 0 पे जो मेरा वॉल्यूम है ये v0 है, और जब टाइम मैंने आपका t = t ले लिया है तब मेरे पास वॉल्यूम vt है। पर इस टाइम t पर इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जब टाइम t के इक्वल होगा तब जो मेरा वॉल्यूम होगा 1/273 टाइम्स होगा किसके? ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं Vt = V0 प्लस V0 टाइम्स तो जो हमारे पास इनिशियल था प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है? स्टेटमेंट समझ में आ गई है? अब इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास Vt कितना आ जाएगा, यहां से V0 कॉमन ले लीजिए, 1 + t/273 टाइम्स आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, Vt = V0 ब्रैकेट में 273 प्लस t/273, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नया स्केल आया था जिसको हम लोग कहते हैं सेल्सियस स्केल। वो जो सेल्सियस स्केल था उसमें हम लोग 273 में कुछ प्लस करते हैं ना, वो एक्चुअली यहीं से आया था। ये देखो ये वाला जो आपके पास स्केल है बेटा, ये आपके पास आता है एट टाइम t, यानी कि जो आपके पास सेल्सियस स्केल होता है, और एट टेम्परेचर t, सॉरी नॉट टाइम, एट टेम्परेचर t। और ये वाला जो स्केल है हमारे पास नॉर्मल केल्विन स्केल, यानी कि किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर आपको कन्वर्ट करना हुआ किसमें, केल्विन में, तो आप क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं 273। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं 25 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको दे रखा है तो इसमें कितने केल्विन होंगे, 273 प्लस 25 यानी कि 298 केल्विन होता है। अब मैं अगर इस टेम्परेचर को ले लेता हूं T, बड़ा T ले लेता हूं और इसको छोटा T, उल्टा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कह सकता हूं Vt = V0 इंटू बड़ा T, यानी कि एट टेम्परेचर जो बड़ा वाला टेम्परेचर रहा होगा यानी कि डिग्री सेल्सियस वाला, अपॉन में T छोटा वाला कर, या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं T लिख देता हूं, इसको वाले को V0 वाले को T0 लिख दो। बेटा इसको मैंने 273 प्लस T को मैंने T लिख दिया और इस वाले को मैंने T0 लिख दिया। जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, केल्विन में स्केल, तो केल्विन में मेरे पास 273 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास जब वैल्यू, हाँ
अभी के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं। इसको आप ऐसे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, Vt by V नॉट इज इक्वल टू T by T नॉट। ये वाली जो कहानी आई है ये आपकी एनसीईआरटी की जो डेरिवेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास आ चुकी है। Vt by V नॉट इज इक्वल टू Tt by T नॉट, उन्होंने T को ऐसे लिख रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास देखो V नॉट T नॉट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Vt Tt के प्रोपोर्शनल है, तो आप सीधी सीधी बात ये नहीं कह सकते क्या, V1 by T1 सॉरी V1 by V2 इज इक्वल्स टू T1 by T2। यानी कि आप कह सकते हो कि वॉल्यूम का टेम्परेचर पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अब जब हमने इसका इस तरीके से देखा तो एक स्टेटमेंट यूज करी। स्टेटमेंट क्या कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। यस, यहाँ पर भी आपके पास वॉल्यूम, पर V नॉट वॉल्यूम है। V नॉट वाला कौन सा बेटा, V2 है भी वॉल्यूम। V1 आपके पास T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम, V2 आपके पास T2 टेम्परेचर पे वॉल्यूम। भाई मैंने कह दिया 20 डिग्री पे आपके पास वॉल्यूम 10 लीटर था। VT पर VO V नॉट को एक ही बात है बेटा। हाँ, इसको मैंने SV1 by V2 लिख दिया, बात तो एक ही है। आप कैसे लिखो, V3 by V4 लिखो, V5 by V6 लिखो, हाँ सब कुछ सेम है, वही कहानी चल रही है। अब आपके पास ये कहानी समझ में आई कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। अब मैंने कहा था आपको ग्राफ बनाना है, याद है? तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, KT लिख देता हूँ, तो V इज इक्वल्स टू K टाइम्स T। याद कीजिए, अब हमारे पास ये तो Y हो जाएगा और K कैसा आ रहा है M, और T को X मानेंगे। ये कैसा ग्राफ है, Y इज इक्वल्स टू MX, स्ट्रेट लाइन का जिसका हमारे पास इंटरसेप्ट 0 है, C नहीं है ना, इसलिए इसका ग्राफ भी हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज में फंसा दे बेटा, याद रहे ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, ये सही तो है V और T के लिए, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए परफेक्ट तो है ग्राफ, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये सही तब है जब आप लोगों के पास बोला जाए कि ये ग्राफ केल्विन का हो। किसका बोलेगा, ग्राफ केल्विन का हो। अगर मैं बात करता हूं 0 केल्विन की, किसकी बात करता हूं, 0 केल्विन की, तब तो ये कहानी मैं मान लेता हूं सही भी है, मान ली मैंने सही भी है। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा डिग्री सेल्सियस की, तो देखो यहां पर डिग्री सेल्सियस में आप लोगों ने देखा केल्विन प्लस सेल्सियस करते हैं, तो केल्विन में तो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा ना 273, बट डिग्री सेल्सियस से अगर आप केल्विन में जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा ना। अगर आप लोग यहाँ से इसमें जा उल्टा बोल दिया मैंने, केल्विन से सेल्सियस में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, -273 करना पड़ेगा। भाई सीधी बात है, डिग्री सेल्सियस से अगर आप केल्विन में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस से केल्विन जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा K -273। अब ये कहानी किसके लिए सही है, जब आपके पास केल्विन की कहानी दे रखी हो। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस की कहानी देगी तो आपके पास ये ग्राफ नहीं आएगा, जाएगा ऐसे ही, लेकिन उस समय पर या तो आप इसको एक्सटेंड करके ऐसे करेंगे, ये डिफरेंट लाइन होंगी जो मिलेंगी तो एक ही जगह पर, लेकिन ये -273 पे मिलेंगी। ये बेटा -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन हो गया। 0 केल्विन से पीछे नहीं जा सकती कोई भी चीज, क्योंकि 0 केल्विन जो होता है वो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। 0 केल्विन पहुंचा भी है कभी? नहीं, मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक हाँ, उसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअल में कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे आकर हमारे पास कोई भी गैस नहीं रह जाती, यहाँ पर आकर सभी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑलमोस्ट लिक्विफाई हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो आता है -273 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ग्राफ थोड़ा सा पीछे से बनाना, और अगर यहाँ से चाहते हो बन जाए तो आप ऐसे भी बना सकते हो जैसा आपकी किताब में बना रखा है, ये बना रखा है, लेकिन यहाँ पर डॉटेड लाइन दे रखी है। अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखेंगे तो स्टार्टिंग डॉटेड लाइन, यहाँ पे -273 तो बात तो एक ही है। अब फिलहाल 0 थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, कहानी सेम। अगर आप अपनी किताब देखोगे तो -273 से शुरू कर रखा है, -200 100, ये देखिए ग्राफ समझ में आया, तो ये क्यों दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट 0 ब्लैक पेन से दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, गैसेस ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गैसेस 0 वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करती हैं।
एब्सोल्यूट जीरो पे, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, 0 केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहानी आप लोगों के पास छोटी सी चार्ल्स लॉ ने बताई थी। जिस तरीके से हमारे पास बॉयल्स लॉ की हर एक लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, आइसोथर्म, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखा है हम लोगों ने, प्रेशर कांस्टेंट रखा है। इसीलिए प्रेशर को कांस्टेंट रखते समय जो हमारे पास ये वाला ग्राफ आता है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइसोबार। तो ये आपके पास डिफरेंस होता है कि आइसोथर्म और आइसोबार में आपके पास क्या डिफरेंस आता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, V1/V2 = T1/T2। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 पॉइंट देखेंगे तो आपको बता रखा है एक पैसिफिक ओशियन में शिप सेल कर रही थी जहाँ का टेम्परेचर T1 दे रखा है। बट याद रखना जो भी टेम्परेचर है बेटा उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। 23.4 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है उसका टेम्परेचर, है ना। और कह रहा है बैलून विथ फिल्ड इज 2 लीटर एयर। तो ये हमारे पास T1 दे रखा है और V1 कितना दे रखा है, 2 लीटर। आपसे आगे कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, V2 आपसे पूछ रहा है व्हेन शिप रीचेज एट इंडियन ओशियन, जहां पे टेम्परेचर आपके पास 26.1। कोई क्वेश्चन है ये, क्या करना है, V1/T1 सॉरी V1/V2 = T1/T2। क्या पूछा है, V2 कर देना भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन है बस। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो जो एक यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है, चार्ल्स लॉ की डिस्क्रिप्शन इस तरीके से रहती है। और इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि आप किस तरीके से अपना काम करते हैं जब हम लोग ये चीज़ समझाते हैं, चार्ल्स लॉ को जब हम समझाते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, इक्वेशन के लिए ये वाली कहानी याद नहीं रखनी, ये T2/273 क्या किया नहीं, आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा V1/V2 = T1/T2। तो यहाँ पर आपका चार्ल्स लॉ खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है बहुत ही इंटरेस्टिंग, नाम से लग रहा है आपको उतना आसान नहीं है। हाँ, नाम है हमारे पास गेल-ल्यूसेक लॉ। अब क्या हो गया, मतलब थे तो नाम थे तो मेरे को थोड़ी पता है क्या थे कैसे थे, नाम उनका है गेल-ल्यूसेक लॉ। ठीक है, बता दो शक्ल देख के मैं तेरी भी बता पाता, वरना मैं तुम्हें क्लास में बैठा था क्या, ऐसे बच्चे क्लास में अलाउड तो हैं, हरकतें मत करना भैया अगर ऐसे क्लास में हो तो। मैं स्ट्रेट आदमी हूँ, मेरा मत करना, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। अब वापस आते हैं वापस। अच्छा सुन तो लो, जो हमारे पास है हमारा लॉ गेल-ल्यूसेक लॉ, ये किस बारे में बताता है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। किसका बताता है बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर का। यानी कि अगर रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर बता रहा है तो तीसरी चीज अपने आप कांस्टेंट कर दो, कौन सी, वॉल्यूम। देखो आपको रिलेशन 3 चीज की पढ़ने हैं, P, V और T। तो यानी कि आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बता रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो। तो स्टेटमेंट क्या थी, ये कहता था, देखो वैसे स्टेटमेंट से पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे गर्मी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा जब हवा जो है अगर आप भरवाते हो कहाँ पर, इन नाइट्रोजन की हवा भरवाते हो, जैसे आप बाइक के टायरों में या फिर गाड़ी के टायरों में, तो आप जनरली थोड़ा सा कम भरवाते हो हवा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास टेम्परेचर बाहर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, टायर के अंदर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं। इसलिए गर्मियों में प्रेशर जो है थोड़ा सा हवा थोड़ी सी कम भरी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। जाड़ों में इसका उल्टा, जाड़ों में इसका उल्टा, ज्यादा बढ़ी जाती है ताकि थोड़ा सा अगर हो जाए तो भी हो। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे पहाड़ों पे जब गाड़ी जाती है ना तो भी हवा थोड़ी सी कम भरते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब पहाड़ों पे चलती है तो थोड़ा सा ग्रिप अच्छा बनाने के उसको चढ़ा देते हैं, क्योंकि हवा अगर कम होगी टायर दबेगा अच्छा, तो उस पर घूमने के लिए तो थोड़ा सा ये सब जब ड्राइविंग करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी सब चीज़ें। तो इन सबके पीछे साइंस है, सबके पीछे साइंस है। और जो आपको पता होनी चाहिए, प्रेशर की यूनिट होती है साइन, प्रेशर की एक यूनिट होती है साइन। और आप लोग जैसे जाते हो तो बैठे बैठे ऑर्डर देते हो ना गाड़ी में, हाँ भैया 24 हवा भर दो, 14 हवा भर दो, आगे वाले टायर में 20 भर दो, पीछे वाले 25 भर दो, PSI, वो यही होता है। यानी कि जो आपके पास टायर्स में हवा भरती हैं वो सब किसमें नापी जाती हैं, साई यूनिट्स में। तो इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, वेल ये लॉ हमसे क्या कहता है गे साहब का, इसको समझते हैं। इसने कहा कि अगर आप लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं किसी चीज को, किस चीज पे रखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसने कहा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के। क्या बोला है इन्होंने कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप लोगों का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सेम कहानी आ जाएगी आपके पास।
इसका साइन हटाओगे P इज इक्वल्स टू KT, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास P इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा KT। समझ में आया कि प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल सेम पिछला वाला ही तो है। वहां पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, y इज इक्वल्स टू mx वाला करके देख लो ना, y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर का भी क्या बनेगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बस कहानी ये होगी, जिस तरीके से वहां पे इसको क्या बोलते हैं आइसो बार, यहाँ पे क्या बोल देंगे आइसो कोर। इसमें हमारे पास कोर नहीं बेटा, आइसो कोर, ठीक है। हाँ आप जो मर्जी बोल लो, जो जैसा है वैसा ही बोलेगा, हमें पता है हमें पता है कि ये कोरिक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो बेटा इस वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं आइसोकोर। आइसो मतलब सेम, कोर वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। इसमें भी वो डॉटेड बना हुआ है। हाँ तो वही है, सेम कहानी है हमारे पास कि क्यों डॉटेड बना हुआ है। इसके पीछे आपको रीजन यही है कि थोड़ा सा एक्सपेंड पहले धीरे धीरे करता है, फिर बाकी जाके टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक साथ वो नहीं फटता टायर, धीरे धीरे एक्सपेंड होता है तब फटता है। तो वो उसी लाइन को जनरेट करना चाह रहे हैं। नहीं है कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस, वो टायर फटने की वजह से टायर फटने की वजह से वॉल्यूम एक साथ नहीं बढ़ता बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट तो करता है, बट ऐसा नहीं कि तुरंत ही एक साथ हो जाए, धीरे धीरे, है ना। तो ये एक्सपेंशन जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आप लोग जब पढ़ोगे एक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसे पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बर्स्टिंग ऑफ टायर इज एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको आप लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे। वापस आते हैं इस पॉइंट पर। तो ये अपनी कहानी भी बनाएगा, जैसे मैंने बताया था क्या कि P1 by P2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, P1 by P2। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है, वही कहानी आएगी जैसे आपने पीछे देखी। तो ये आप लोगों के पास चीजें आती हैं, क्लियर है। हमारे पास गेल-ल्यूसेक का लॉ, नेक्स्ट लॉ की तरफ कोई और अंतर है ही नहीं। नेक्स्ट तो देखिए एवोगैड्रो लॉ, ये बताता है वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशनशिप। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, एवोगैड्रो लॉ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद करो चैप्टर 1 में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। यानी कि आप लोग कह सकते हो V1 by V2 इज इक्वल्स टू N1 by N2। ये आप लोगों के पास कहानी बताना चाह रहा है। नंबर ऑफ मोल्स, N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो किसके इक्वल हुआ करता है, मास अपॉन मोलर मास के इक्वल हुआ करता था। याद आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, चैप्टर 1। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेशन में आपको कन्वर्ट करना आता होगा। कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na बराबर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आता था। तो यही कर देना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इससे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया गया। तो V1 by V2 इज इक्वल्स टू N1 by N2। ये आप लोगों से पूछा जाता है किस तरीके से हमारे पास आता है। और Na की वैल्यू 6.022, जिसकी वैल्यू आपके पास एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस STP वाली चीज हमने कर रखी है। STP मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और बेटा एक तो होती है आपके पास STP और एक आपके पास NTP, ये तो ठीक है। एक और आती है, इसे आप लोग कहते हैं SATP। क्या कहते हैं, SATP। SATP क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। एम्बिएंट मतलब क्या होता है बेटा, आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग। तो होता क्या है कि बाकी सारी चीजें सेम रहती है, बस टेम्परेचर का खेल थोड़ा सा बदल जाता है। और इस SATP पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है, देखो आपको NCERT नीचे वाली एक छोटी सी लाइन में दे रखा है 298 कैलोरी, यानी कि लगभग जो मैंने आपको 25 डिग्री कन्वर्जन दिखाया था, वो किस पे होता है, सारे के सारे एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग, यानी कि एनवायरनमेंट में जो कंडीशन चल रही हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर चल रहा है उसको हम लोग एवरेज कितना लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड एम्बिएंट को कितना मानते हैं बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है वो हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम लोग लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और आपसे ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें आप लोगों से पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक बार बेटा,
SATP यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 298 और 1 बार कितना होता है हमारे पास 1 बार का प्रेशर रहता है, वो हमारे पास सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास वैल्यू किस में आती है, प्रेशर की 1 बार रहती है और उसकी क्या रहती है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप लोग जितनी भी सेल की रिएक्शन करोगे, चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब आप क्लास 12 तक पहुंचोगे वहां पे जितनी भी रिएक्शन देखेंगे ना हम लोग कौन से देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि SATP वाला। तो वहां पे आपको समझ जाना है कि वहां पे हमारे पास सराउंडिंग, जैसे अभी घड़ी का सेल चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि वो सारे काम किस पे हो रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी हम लोग रिएक्शंस वगैरह लिखते हैं, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, इसमें हम लोग क्या रखते हैं SATP रखते हैं, STP रखते हैं सॉरी। तो ये हमारे पास कहानी आ जाती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसमें कोई अंतर नहीं होता। हाँ जी, अच्छा अब यहाँ पर देखिए बेटा एक चीज है, यहाँ पर एक बार देखिए V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रहता है, तो V इज इक्वल टू आपके पास Kn आ जाएगा, Kn आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड होता है कांस्टेंट है या Kn आ जाएगा। इस n को मैं क्या लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास लिखा जा सकता है। K छोड़ दो कांस्टेंट है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखना है तो लिख लो। तो मोलर मास आपके पास क्या आ जाएगा K बाय मास अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा वॉल्यूम, तो K टाइम्स डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो यानी कि मोलर मास किसी भी चीज का किस पे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा, ये आप लोगों से आपका एनसीईआरटी आगे भी कहती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है। अब ये जो हमने लॉ पढ़े, इन सारे लॉ को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं, आइए देख लेते हैं। देखो कोई भी ऐसी गैस जो हमने जितने सारे लॉ पढ़े इन सभी लॉ को फॉलो करेगी, ऐसी गैस को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। क्या कहते हैं, आइडियल गैस। जैसे हम लोग कहते हैं आइडियल स्टूडेंट, तो एक क्लास में आइडियल स्टूडेंट कौन सा होता है, जो टीचर की सारी बातें मानते हैं। हाथ खड़े कर रहे थे, एक बच्चा नहीं है आइडियल, जो टीचर की सारी बातें मानते हैं वो हमारे पास आइडियल स्टूडेंट होता है। ऐसे ही जो सभी गैस लॉ को ओबे करें उनको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। अब देखो जैसे तुमने हाथ खड़ा किया, ऐसी एनसीईआरटी भी एक लाइन खड़ी करती है, वो कहती है कि इस दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो भैया इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट आइडियल नहीं हो सकता है। वेल पता नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस बैच में तो नहीं है। ठीक है, हाँ तो बेकार की झूठी तसल्ली मत दो अपने आप को, मैं ही बताया था सच्चाई क्या है। हाँ बेकार की बातें क्यों करनी। अच्छा वापस आते हैं, यानी कि आपके पास जो चीजें हैं, जो चीजें हैं वो क्या कहना चाह रहा है, अ गैस दैट ओबे बॉयल्स लॉ, गेल-ल्यूसेक लॉ, चार्ल्स सभी लॉ को ओबे करे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडियल गैस। बट क्या ऐसी कोई गैस है, तो आप कहना सर ऐसे ही नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए एक ऐसी गैस जो सारे लॉ को ओबे करे वो हमारे पास कौन सी है, आइडियल गैस। ठीक है, सारे लॉ एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या था बेटा, बॉयल्स लॉ। उसने क्या कहा था हमारे पास कि वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही कहानी थी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। दूसरा लॉ हमारे पास किसका था, चार्ल्स लॉ। उसने क्या कहा था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और हमारे पास तीसरा लॉ किसका था, आपके पास एवोगैड्रो लॉ। क्या बोला था उसने, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट। गे वाले छोड़ दो, मैं पसंद ही नहीं आया मेरे को। तो ये हमारे पास कहानी ये थी, राइट। नहीं नेगलेक्ट नहीं करा, काम से चल जाएगा अपने आप फॉलो। अब अगर इसमें ही फॉलो हो जाएगा, तो अगर हम लोग इस चीज को जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं कहूंगा कि v ऐसा है कुछ, p और n के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के, राइट। ये कहानी है। अब यहाँ पर हमारे पास चीजें आती हैं, ये आ जाएगा v इंटू इज इक्वल्स टू r लगा दो, यहाँ पे t n और p लगा दो, p को इधर लेके चले जाओ, pv इज इक्वल्स टू nRT। ये आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा, ये कुछ नहीं, तीन इक्वेशन कंबाइन करिए। देखो t और n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर इसका साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है r, p को इधर मतलब RT n by p आ जाएगा, p को इधर पहुंचा तो pv इज इक्वल्स टू nRT आ गया। r गैस कांस्टेंट भी आएगा, r हमारे पास आएगा, अभी आने वाला है, कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये इक्वेशन कहना चाहते हैं कि आइडियल गैस अगर कोई है तो वो इस चीज को ओबे करेगी, यानी कि उसकी प्रेशर nRT by v के इक्वल होगी, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम हमारे पास nRT by p के इक्वल होगी। ये चीज आप लोगों से
पूछी जाती है कि अगर कोई भी गैस आइडियल होगी तो वो कौन सी इक्वेशन को ओबे करेगी, तो वो इस इक्वेशन को ओबे कर रही होगी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी गैस इस दुनिया में आइडियल नहीं है, हम लोग बस मान के चलते हैं। एक्चुअली आइडियल गैस का मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए, ऐसी गैस जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हो ही नहीं, बिल्कुल जीरो के बराबर हो, ऐसी गैस को हमारे पास आइडियल गैस माना जाता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। बस हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ कुछ गैसेस होंगी जो मान, तो इसमें करेक्शन आई थी, वो करेक्शन हम लोग देखेंगे जब हम लोग वॉन डेर वाल्स करेंगे, यानी कि अगली से अगली क्लासेस में जब हम लोग चलेंगे तो इस चीज़ को देखकर हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि अगर मैं आप लोगों को 1 मोल गैस और स्टैंडर्ड जो आपके पास वॉल्यूम रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम रहता है 22.7, देखो आपके पीछे निकल गया एक लाइन, मैंने छोड़ दी पीछे। एवोगैड्रो लॉ जहाँ पे पढ़ा था उसने कहा था कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो कितना है 22.7 आता है, राइट। अगर मैं उस चीज़ को लेके चलता हूँ तो यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू निकालनी होती है, तो बेटा हमारे पास कितनी आती है, देखो R इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू प्रेशर बाय टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या रहने वाले हैं, 1 रहने वाले हैं, ठीक है भाई। R इज इक्वल्स टू P इंटू वी बाई T इंटू एन हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास R की अलग अलग वैल्यूज आती हैं। अब R की R जो आपके पास कांस्टेंट है, इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी और इसकी अलग अलग वैल्यूज आपको अलग अलग तरीके से आपको रखनी पड़ेगी। देखो हाँ अलग अलग है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो स्केल है नापने का वो अलग अलग करेंगे। देखो जब आपके पास, मैं आपको बताया था यहाँ पे जो आपकी किताब में दे रखा है 8.314 वाला दे रखा है, देखिए 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। पास्कल इसके लिए, मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, टेम्परेचर के केल्विन और इसके लिए मोल। तो इसलिए लिख दिया इन्होंने पास्कल, इसलिए इसकी यूनिट इतनी बड़ी कर दी थी इन्होंने, पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, और वैल्यू कितनी डाल रखी है 8.314। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से एक चीज सुनते जाना, यहाँ पर जो आपको दे रखी है नीचे बार में एक यूनिट दे रखी है और फिर नीचे दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यानी कि ये जो वैल्यू है अगर आपको पास्कल में दे और जूल में दे तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आनी है 8.314, कितनी आनी है 8.314। लेकिन हाँ बेटा हमेशा हाँ अगर इसमें दे रखी है तो इसमें आपको ये लेनी है। अगर आपको यूनिट दे दी, आप देखो बार पर लीटर पर केल्विन पर मोल, यानी कि इसकी जगह हमारे पास क्या करते बार पर लीटर, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.083, कितनी बन जाएगी 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल में दे रखी होती है, तो हमारे पास ये यूनिट यूज करनी होती है। अगर आपको कोई चीज दे दे कैलोरी में, किसमें दे दे कैलोरी में, तो आपके पास R की वैल्यू वैसे तो 1.97 होती है, बट आप इसको 2 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और 1.97 के आसपास रहती तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी यूनिट वो आएगी लीटर एटीएम, यानी कि आपके पास किसमें आ जाए लीटर एटीएम में अगर आ जाए तो ये होती है लगभग बस 0.082 आ जाता है। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया किस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे और R का कौन कौन सी यूनिट को रखेंगे, तो आप यूनिट देखकर उसके हिसाब से R की वैल्यूज को रखेंगे। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में एक इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, एक इसका इस्तेमाल ज़्यादा है और एक इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इन 3 का है। पर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको अपने आप ही R की वैल्यूज याद हो जाएंगी। हाँ जी, लीटर एटीएम में जब आप रखोगे लीटर एटीएम, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास R की डिफरेंट वैल्यू जो आपके पास इतनी सारी किताबों में आपको दे रखी होती हैं, ये आप लोगों को पूछी जाती हैं। और इस इक्वेशन को PV = nRT को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। लीटर पर एटीएम है या फिर लीटर एटीएम ये आप लोगों से देगा। लीटर एटीएम बेटा ध्यान देखो ना, इधर देखो कैसे निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम को लीटर में नाप रहा हूँ, प्रेशर को एटीएम में नाप रहा हूँ, टेम्परेचर को लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल पूरा लिख रहा है, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, वो अपने आप देखो लीटर एटीएम अपॉन में तो पर केल्विन पर मोल, यहाँ से आती है इसकी यूनिट सारी, जैसे हमें डायमेंशन में सीखी थी तो वही कहानी यहाँ पे हमारे पास आ रही है। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ये कैलोरी में, अगर आपको कैलोरी में दे रखा होता तो वहाँ पे एनर्जी आपको जूल की जगह कैलोरी वगैरह में दे दी, तो अगर आपको कैलोरी में कोई चीज दे रखी है तो आप लोग R की वैल्यू क्या लेंगे, वहाँ पर 2 ले लेना, 1.97 मत लेना, 2 ले लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 एटीएम = 1.013 × 10⁵ पास्कल होते हैं। ये भी डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बार में 10⁵ पास्कल,
तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल। ये सारा डेटा जो आपके एनसीईआरटी से मेरे को मिलता जा रहा है, जैसे बार दे रखा है, यूनिट दे रखी है। और एटीएम और एमएमएचजी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें भी हमारे पास कितने होते हैं, एक एटीएम में 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एचजी। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया इनको कन्वर्जन करना आएगा, तो अभी तो बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बहुत आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT 760 mmHg मरकरी 760 mmHg। तो हमारे पास R के डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों ने डील कर लिए हैं। अब एक चीज़ मैं मान लेता हूँ कि आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी कर रहा है। सपोज कि आपके पास कह दो कि भैया आपका प्रेशर P1 से V1 से और T1 से, प्रेशर P1 था, V1 था और टेम्परेचर T1 था। यहाँ से पहुंचा आपके पास P2, V2 और T2 तक, ठीक है। किसी भी गैस का आपका प्रेशर यहाँ पहुंच गया, तो आप क्या कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू NR इज इक्वल्स टू NR। तो यहाँ पर देखो ना, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू NR। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये चेंज थोड़ी होते हैं। R तो हमेशा गैस कांस्टेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ P2 V2 बाय T2, ये भी NR के इक्वल, ये दोनों इक्वल टू में आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। ये इक्वेशन आप लोगों के पास आ जाती है सिंपल सी। अब इसके बेस पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, प्रॉब्लम नंबर 5.3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, 760 mm Hg, 760 mm Hg मतलब हमें प्रेशर दे दिया, P1 दे दिया, और कहता है गैस का वॉल्यूम 600 है। आपसे पूछा है प्रेशर कितना होगा जब टेम्परेचर 10 देगा, और दूसरा हमारे पास वॉल्यूम कितना देगा 640 देगा, ठीक है। इतना क्लियर है, करिए। तो बेटा बिल्कुल सही किया जैसे आप लोगों ने, तो P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2 करना था, और आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया है, वेरी गुड, और आपका सबका आंसर भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, कि हमारे पास डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन है। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो आपको ये चीज पता है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये तो आप लोगों को पता है। अब तो ये आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ चुकी है। क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग अलग अलग स्टेट को, देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन अलग अलग स्टेट को लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट ही बोलते हैं। और इवन नंबर ऑफ मोल्स, 4 पैरामीटर को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन निकालना है। एक काम करता हूँ, मैं n को ऐसे रहने देता हूँ, तो PV बाय RT मेरे पास n के इक्वल हो जाएगा, और n को क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा था मैंने मास अपॉन मोलर मास, तो मैं इसे लिख देता हूँ मैं मास अपॉन में मोलर मास। एक काम करता हूँ, इसको मोलर मास पे इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा PM बाय RT इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल्स टू RT, PM बाय RT इज इक्वल्स टू D। तो आपके पास PM इज इक्वल्स टू DRT, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसके बेस पे आपके स्कूल लेवल पे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको क्लास टेस्ट में। तो PM इज इक्वल्स टू DRT, ये यहाँ से हमारे पास आता है, जिसमें आप n की वैल्यू निकालोगे, अपने आप निकालना DRT बाई P। इस तरीके से आप लोगों के पास सारी चीजें आ जाती हैं। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है डाल्टन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे। आज के लिए सारे लॉ हमारे पास खत्म हो चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।